गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन वस्तु के आधार पर वर्गीकरण कर रहे थे। वस्तु के आधार पर वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें फर्स्ट था आपका प्रतिनिधि मुद्रा। पत्र मुद्रा के अंतर्गत कर रहे थे अपन प्रतिनिधि मुद्रा। ये आपको मैंने पढ़ा दिया था कि प्रतिनिधि मुद्रा किसे कहते हैं। सेकंड था आपका परिवर्तनशील मुद्रा। परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, या आप जो है मुद्रा भी बोल सकते हो, पत्र मुद्रा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो अपन वर्गीकरण कर रहे हैं, ये वर्गीकरण अपन किसके अंतर्गत कर रहे हैं? पत्र मुद्रा के अंतर्गत कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर प्रतिनिधि पत्र मुद्रा भी लिख सकते हो और प्रतिनिधि मुद्रा भी लिख सकते हो, लेकिन अपन प्रतिनिधि पत्र मुद्रा लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अपन परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। थर्ड था अपना अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, जिसमें से अपन ने पिछली क्लास में प्रतिनिधि पत्र मुद्रा और परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, इन दोनों का अध्ययन अपन ने कर लिया था। आज अपन जो है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा नाम से ही स्पष्ट है, जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता वो अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहलाती है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की मुद्रा में इसमें मौद्रिक अधिकारी कौन होते हैं? जो मुद्रा का निर्गमन करते हैं या जिनके द्वारा मुद्रा छापी जाती है, वो मौद्रिक अधिकारी कहलाते हैं। तो इसमें जो मौद्रिक अधिकारी हैं वो पत्र मुद्रा को सिक्के में या धातु में, इनमें बदलने की कोई गारंटी नहीं देते हैं। कहने का मतलब आपकी जो पत्र मुद्रा है, उस पत्र मुद्रा को पत्र मुद्रा में ही चेंज किया जा सकता है, लेकिन उस पत्र मुद्रा को सिक्कों में या धातु में, धातु का मतलब सोना या चांदी हो गया, इसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार की जो मुद्रा होती है, ये इस प्रकार की मुद्रा सरकार के विश्वास पर चलती है। किस पर चलती है? सरकार के विश्वास पर। सरकार का विश्वास जब तक इस मुद्रा में रहेगा, तब तक ये मुद्रा पत्र मुद्रा कहलाएगी। तो इस प्रकार की मुद्रा सरकार के विश्वास पर चलती है। विश्वास पर चलती है। अब ये लोजदार होती है। लोजदार कैसे? अगर मौद्रिक अधिकारी के द्वारा या आरबीआई के द्वारा नोटों की जब आवश्यकता ज़्यादा होती है, मंदी की स्थिति है, कीमतें लगातार गिरती चली जा रही है, अर्थव्यवस्था विकास की जगह अर्थव्यवस्था में जो है पतन यानी कि जो है अविकास हो रहा है, जिसको अपन बात करते हैं। इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था में रोजगार की कमी है, बेरोजगार लोग ज़्यादा हो रहे हैं, कीमतें लगातार घटती चली जा रही है, उत्पादन कम हो रहा है मांग के कम होने के कारण, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं होता है। उस स्थिति में सरकार को क्या करना होता है, या मौद्रिक अधिकारी को क्या करना होता है? उस स्थिति में सरकार या मौद्रिक अधिकारियों को नोटों का निर्गमन बढ़ाना पड़ता है, यानी नोटों की पूर्ति को बढ़ाना पड़ता है। इसी प्रकार अगर मुद्रास्फीति की स्थिति होती है, यानी कीमतें लगातार बढ़ रही है। कीमतें लगातार क्यों बढ़ रही होती है? क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है। पैसा ज़्यादा होता है तो मांग ज़्यादा होती है, मांग ज़्यादा होगी तो कीमत भी ज़्यादा होगी। उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकार के कहने पर मौद्रिक अधिकारी या आरबीआई बैंक द्वारा नोटों का निर्गमन कम कर दिया जाता है। ये अर्थव्यवस्था की स्थिति को स्थिर करने के लिए करते हैं। इसलिए ये पद्धति कैसी कहलाती है? ये लोचदार होती है। लोचदार का मतलब अप डाउन। अगर नोट ज़्यादा छपवाने हैं तो ज़्यादा भी छपवा सकते हैं। अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति है तो नोट कम भी करने हैं, नोटों की पूर्ति कम करनी है तो कम भी किया जा सकता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में ये स्थिति जो होती है, ये कैसी होती है? लोचदार होती है, फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि आवश्यकता अनुसार मुद्रा की पूर्ति को क्या कर सकते हैं? घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अब आपको मैंने बताया मंदी की जो स्थिति होती है, मंदी की स्थिति में मुद्रा की पूर्ति को क्या करना पड़ेगा? मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना होता है। मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना
होता है। बढ़ाना होता है का मतलब क्या हो गया, यानी आरबीआई के द्वारा सरकार के कहने पर नोटों का निर्गमन ज़्यादा करना होता है, तभी तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा। इसी प्रकार जब स्फीति की स्थिति है, स्फीति जिसको अपन महंगाई बोलते हैं, उस समय मुद्रा की पूर्ति को क्या करना पड़ता है, उस समय मुद्रा की पूर्ति को कम करना होता है, कम करना होता है। इस प्रकार ये व्यवस्था या इसमें जो है लोचदार प्रणाली पाई जाती है। स्थिति के अकॉर्डिंग, अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग जो है सरकार या मौद्रिक अधिकारियों के द्वारा मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा या घटा दिया जाता है। लेकिन इसमें मुद्रास्फीति का निरंतर भय भी बना रहता है। मुद्रास्फीति का भय क्यों बना रहता है, क्योंकि जब रिजर्व बैंक के द्वारा नोटों की पूर्ति ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, नोटों की पूर्ति ज़्यादा बढ़ाई जाएगी तो बाज़ार में पैसा ज़्यादा आएगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, बाज़ार में मुद्रा का प्रसार होगा। अब बाज़ार में मुद्रा का प्रसार होगा तो उपभोक्ताओं के पास भी मुद्रा ज़्यादा मात्रा में आएगी और अर्थव्यवस्था में मांग के बढ़ने के कारण कीमतें लगातार बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा के अंतर्गत मुद्रास्फीति का भय भी बना रहता है। देशवासियों को मुद्रा के मूल्य में गिरावट का सामना करना पड़ता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब मुद्रास्फीति होती है तो मुद्रा का मूल्य, जब मुद्रास्फीति होती है तो मुद्रा का मूल्य क्या होता है, घटता है। किसमें, मुद्रास्फीति के कारण, यानी कीमतें लगातार बढ़ रही है तो मुद्रा का मूल्य घटेगा और कीमतें क्या होगी, बढ़ेगी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया जब अपन स्टार्टिंग में लेसन पढ़ा था। जो एक एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको, जो घी 100 रुपये किलो या 200 रुपये किलो आ रहा था, वही 1 लीटर घी या 1 किलो घी जो है अब 700 रुपये या 800 रुपये पर केजी आता है। यानी मुद्रा की वैल्यू 7 गुना या 8 गुना क्या हो गई, कम हो गई। इस प्रकार कीमतें लगातार गिरती चली जाएगी, मुद्रा का मूल्य जो है लगातार घटता चला जाएगा और कीमतें लगातार बढ़ती चली जाती है। भारत में आजकल परिवर्तनीय पत्र मुद्रा का ही चलन है। अगर अपन बात करते हैं 3 प्रकार की मुद्रा, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा ये पहले चलती थी, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा और अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। तो भारत में जो है अधिकतर अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का ही चलन है। 1 रुपये के नोट तो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, 1 रुपये के नोट भारत सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। और 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये के नोट आरबीआई के द्वारा बनाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं सिक्के प्लस 1 रुपये का नोट। सिक्के प्लस 1 रुपये का नोट जो है सरकार के द्वारा बनाया जाता है, जबकि 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 रुपये के जो नोट हैं या इनका जो निर्गमन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो किया जाता है आरबीआई के द्वारा। यही पद्धति प्रचलित है। इस नोट पर जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा निर्गमित होता है, इन नोटों पर आपने कभी देखा होगा नीचे जो है आरबीआई के गवर्नर के, आरबीआई के द्वारा ये वादा लिखा जाता है या वादा किया जाता है धारक को। धारक कौन होता है, जिस व्यक्ति के पास ये नोट होता है वो धारक होता है। तो आरबीआई के द्वारा ये वादा किया जाता है कि मैं धारक को, अगर 50 रुपये का नोट है तो 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। 100 रुपये का नोट है तो मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। 500 रुपये का नोट है तो 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इस प्रकार उस नोट पे लिखा हुआ होता है। आप उसको देखना, एक बार नोट को निकालना और नोट पर नीचे की तरफ जो है ये आरबीआई के द्वारा लिखा जाता है और नीचे जो सिग्नेचर होते हैं वो सिग्नेचर किसके द्वारा होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के वो सिग्नेचर होते हैं। यानी आरबीआई आपको ये वचन दे रही है कि आप जब बैंक में जाओगे या आप मार्केट में जाओगे तो उस नोट के बराबर आपको वस्तु खरीदने का अधिकार है। तो इसका अर्थ ये है
कि बैंक उस पर लिखी रकम के बराबर दूसरे नोट दे सकेगा। जैसे मान लो आप जो है 5,000 रुपये लेके गए, आप जो है 5,000 रुपये लेके गए और वो लेके गए 500 के 10 नोट बैंक में लेके गए हो। अब आपको जो है 100 रुपये के नोट की गड्डी चाहिए, मान लो 100 रुपये के नोट की गड्डी चाहिए, तो आप 5,000 रुपये बैंक में जमा कराओ और सरकार बैंक जो है आपको 100 रुपये की जो है 50 नोट आपको दे देगी और उसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी? 5,000 के बराबर होगी। यानी कि आपने जो पैसा दिया है बैंक में, उस बैंक ने आपको जिस मुद्रा में आपको पैसा चाहिए कि 100 रुपये में चाहिए, 50 रुपये में चाहिए, 10 रुपये में चाहिए, 20 रुपये में चाहिए। अभी आप देखते हो कि शादियों में जो है गड्डियाँ, नोटों की गड्डियाँ बैंकों से अपन लेने जाते हैं, तो आप जितने रुपए की आपको गड्डियाँ चाहिए होती है, 20 रुपये की, 50 रुपये की, 100 रुपये की, 500 रुपये की, 2,000 रुपये की, तो उसके जितना पैसा आप बैंक में जमा कराओ और उसके बदले में आपको जो है बैंक उतना पैसा दे सकती है। यानी पत्र मुद्रा का पैसा आपको पत्र मुद्रा में ही दिया जाता है। ये वाली बात आती है इसमें। तो इसके बदले नोट ही दिए जाएंगे। इसके बदले अगर आप सोना या चांदी बैंक से मांगते हो तो सोना या चांदी धातु के रूप में बैंक आपको नहीं देगी। यानी अगर आपने 5,000 रुपये जमा कराए और आप बैंक से जो है सोना या चांदी के रूप में मांगते हो तो बैंक आपको नहीं देगा। इसलिए ये प्रणाली अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा कहलाती है। कहने का मतलब होता है नोटों का परिवर्तन नोटों में ही किया जाता है, कागजी मुद्रा का परिवर्तन आपको कागजी मुद्रा के अंतर्गत ही मिलेगा। इसलिए इसको अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा कहा जाता है। आपके जो है मुद्रा का वर्गीकरण, जिसमें वस्तु के आधार पर, कानूनी मान्यता के आधार पर और प्रकृति के आधार पर ये जो वर्गीकरण था ये पूरा हुआ। अब अपन मुद्रा का क्षेत्र करेंगे कि मुद्रा का क्षेत्र का विवेचन किया जाएगा। मुद्रा की परिभाषा पढ़ी अपन ने, मुद्रा का कार्य पढ़ा अपन ने, मुद्रा का महत्व पढ़ा है और इसके क्रमिक विकास भी पढ़े हैं। प्रकृति आदि का विवेचन करने के बाद अब अपन मुद्रा के क्षेत्र के बारे में विवेचन करेंगे। मुद्रा का क्षेत्र कि मुद्रा का क्षेत्र कहाँ तक है, इसकी बात अपन करेंगे। मुद्रा के क्षेत्र में इस बात का विवेचन किया जाएगा कि मुद्रा का अर्थव्यवस्था में वस्तुतः यानी खासकर क्या योगदान है या क्या स्थान होता है। दूसरे शब्दों में अपन बात करते हैं कि मुद्रा जो है एक अर्थव्यवस्था को कहाँ तक प्रभावित कर सकती है। क्योंकि अपन ने बताया था कि मुद्रा एक आर्थिक विज्ञान, मुद्रा के चारों ओर आर्थिक विज्ञान क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, या मुद्रा अर्थव्यवस्था की धुरी मानी जाती है। तो अपन मुद्रा के क्षेत्र में अपन यही विवेचन करेंगे कि मुद्रा एक अर्थव्यवस्था को कहाँ तक प्रभावित कर सकती है। कहने का मतलब मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने से या मुद्रा की पूर्ति के घटने से अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा और कहाँ तक प्रभावित नहीं कर सकती है। ये सारी चीज़ें अपन मुद्रा के क्षेत्र में पढ़ेंगे। इस संबंध में क्लासिकल विचारधारा और किन्स की विचारधारा, इन दोनों ही विचारधाराओं का अर्थव्यवस्था पर यानी मुद्रा की पूर्ति से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहली बात आती है आपकी क्लासिकल विचारधारा। क्लासिकल विचारधारा, क्लासिकल का मतलब क्या होता है? पुराना, परंपरावादी। जो पुराने अर्थशास्त्री हैं या पुराने जिन लोगों की विचारधाराएं हैं, जो प्रतिष्ठित विचारधाराएं लोगों की विचारधाराएं हैं, ये सारी क्लासिकल विचारधारा के अंतर्गत आती है। तो क्लासिकल विचारधारा में जो है मुद्रा को क्या माना गया है? क्लासिकल विचारधारा में मुद्रा को तटस्थ माना गया है। मुद्रा को क्या माना गया है? तटस्थ माना गया है। तटस्थ का मतलब क्या होता है? तटस्थ का मतलब होता है स्थिर। तटस्थ का मतलब स्थिर होता है। कहने का मतलब अगर मुद्रा के स्टॉक में या मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होता है
तो सिर्फ केवल कीमत में ही परिवर्तन होगा। ये क्लासिकल विचारधारा के अर्थशास्त्री कहते थे। अगर मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होता है, अगर अपन परिवर्तन की बात करते हैं, मुद्रा की पूर्ति एसएस जिसको अपन बोलेंगे मुद्रा की पूर्ति, ये अगर बढ़ रही है, मुद्रा की पूर्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो कीमतें क्या होगी, मुद्रा की पूर्ति का बढ़ना, मुद्रा की पूर्ति का बढ़ना या घटना ही मुद्रा में परिवर्तन कहलाता है। मुद्रा की पूर्ति का घटना या बढ़ना ही मुद्रा में परिवर्तन कहलाता है। अब अपन परिवर्तन की बात करें, अब परिवर्तन जो है ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बढ़ेगा ही बढ़ेगा या घटेगा ही घटेगा। परिवर्तन का मतलब होता है बढ़ना या घटना। अब यहाँ पर है कि मुद्रा की पूर्ति का घटना या बढ़ना ही मुद्रा में परिवर्तन कहलाता है। अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, मुद्रा की पूर्ति किसके द्वारा बढ़ेगी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है सरकार के द्वारा और आरबीआई के द्वारा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि सिक्के और 1 रुपये का नोट जो है सरकार के द्वारा बनाया जाता है और आरबीआई के द्वारा जो है 2 रुपये से लेके 2000 रुपये तक के नोट बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सरकार या आरबीआई के द्वारा अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, मैं दोनों चीज़ें बता रही हूँ आपको, मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो कीमत स्तर में क्या परिवर्तन होगा, तो कीमत स्तर बढ़ेगा, बढ़ती है तो कीमतें भी बढ़ेगी और कीमतों का बढ़ना क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। क्योंकि जब रिजर्व बैंक के द्वारा और सरकार के द्वारा मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो बाजार में पैसा ज़्यादा आता है, बाजार में पैसा ज़्यादा आएगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो लोगों के द्वारा मांग ज़्यादा की जाएगी और उत्पादन अगर उस हिसाब से नहीं बढ़ता है, जिस हिसाब से मांग बढ़ रही है, तो अर्थव्यवस्था में कीमतें भी बढ़ेगी। इसी प्रकार अगर मुद्रा की पूर्ति घटती है, इसकी अपोजिट बात करते हैं अपन, मुद्रा की पूर्ति क्या हो रही है, घट रही है, घटती है, यानी सरकार व आरबीआई के द्वारा जब मुद्रा की पूर्ति घटती है तो कीमतें क्या होगी, कीमतें भी घटेगी, घटेगी लिख सकते हो आप, या कम होगी, कम होगी। कैसे कम होगी, क्योंकि मार्केट में पैसा कम आएगा, पैसा कम आएगा तो लोगों के पास पैसा कम होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा तो मांग कम होगी, मांग कम होगी और पूर्ति अगर ज़्यादा हो रही है और मांग कम हो रही है तो कीमत बढ़ने की जगह क्या हो जाएगी, घटने लग जाएगी। कहने का मतलब यह है कि क्लासिकल विचारधारा में मुद्रा को कैसा माना गया है, मुद्रा को तटस्थ माना गया है कि मुद्रा की स्थिति कैसी रहती है, स्थिर रहती है। सिर्फ अगर मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होता है, परिवर्तन में वही बढ़ना और घटना बता दिया कि अगर मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होगा तो कीमतें बढ़ेगी या घटेगी। किस विचारधारा के अनुसार क्या होता है, यह आपका क्लासिकल विचारधारा था जिसमें मुद्रा को तटस्थ माना गया है। अब किन्स की जो विचारधारा है उससे मुद्रा की पूर्ति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में अपन करेंगे। किन्स के अनुसार या किन्सवादी विचारधारा लिख सकते हो, किन्सवादी विचारधारा। किन्सवादी विचारधारा में मुद्रा की पूर्ति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। किन्स के अनुसार अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो क्या होगा, मुद्रा की पूर्ति अगर बढ़ रही है किसके द्वारा, सरकार प्लस आरबीआई के द्वारा, सरकार प्लस आरबीआई के द्वारा मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो क्या होगा,
ब्याज की दर घटेगी। ब्याज की दर क्या होगी? कम होगी, क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है, मार्केट में पैसा ज़्यादा है, लोगों को पैसे की आवश्यकता नहीं है। जब पैसों की आवश्यकता नहीं होगी तो ब्याज की दर ऑटोमेटिकली घट जाएगी। अब जब ब्याज की दर घट जाती है तो क्या होता है? निवेश बढ़ता है, निवेश बढ़ता है। निवेश बढ़ेगा तो क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा। कहने का मतलब है ब्याज की दर घटेगी अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है कीन्सवादी विचारधारा के अनुसार। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि ब्याज की दर कैसे घटेगी, और ब्याज की दर जब घटती है तो निवेश कैसे बढ़ता है। 1 लाख रुपए है, पहले वो 5% ब्याज पर पैसा किसी को दे रहा था, उधार दे रहा था। अब नोटों की पूर्ति ज़्यादा हो गई अर्थव्यवस्था में, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया। अब लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया तो लोग ब्याज पर पैसा लेना कम पसंद करेंगे। तो 1 लाख रुपए पर जो उसे 5% ब्याज प्राप्त हो रहा था, अब ब्याज की दर घटकर कितनी हो गई? 3% हो गई। 3% हो जाएगी तो जो भी व्यक्ति के पास ये 1 लाख रुपए हैं, आप इसको उत्पादक मान लो, आप इसको व्यापारी मान लो, आप इसको पूंजीपति मान लो, आप इसको कुछ भी मान सकते हो, जो निवेश करता है, तो वो ये सोचेगा कि 2% ब्याज की दर कम हो गई तो क्यों ना मैं पैसा ब्याज से निकाल कर कहाँ पर करूँ? इस ब्याज से पैसा निकाल कर मैं अपने कारोबार में इसको क्या करूँ? निवेश करूँ। और जब वो कारोबार में निवेश करेगा तो मशीनें वगैरह लेके आएगा, कच्चा माल वगैरह लेके आएगा, हो सकता है श्रमिक बढ़ा दे, तो वो निवेश करेगा जिससे उत्पादन बढ़ जाएगा। उत्पादन बढ़ जाएगा तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में वस्तु की वापस क्या होगी? मांग भी बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है कि क्लासिकल विचारधारा में मुद्रा को सिर्फ मुद्रा की पूर्ति के परिवर्तन का कीमतों पर ही परिवर्तन पड़ रहा था, लेकिन कीन्सवादी विचारधारा में जो है मुद्रा के परिवर्तन का ब्याज की दर पर, निवेश पर, उत्पादन पर, रोजगार पर और मांग पर, इन सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर मुद्रा की पूर्ति घटती है, ये तो बढ़ने का है, अगर मुद्रा की पूर्ति, क्योंकि मुद्रा का परिवर्तन मैंने आपको बता दिया बढ़ना और घटना दोनों ही होता है, तो अगर मुद्रा की पूर्ति घटती है तो ब्याज की दर बढ़ेगी, ब्याज की दर बढ़ेगी, निवेश घटेगा, उत्पादन घटेगा, रोजगार घटेगा, मांग घटेगी। कहने का मतलब इसका उल्टा हो जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मंदी की दशा में सुधार करने के लिए मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना चाहिए, और जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति है उस समय मुद्रा की पूर्ति को सरकार के द्वारा और आरबीआई के द्वारा जो है मौद्रिक अधिकारियों के द्वारा मुद्रा की पूर्ति को घटाना चाहिए। ये आपका टॉपिक खत्म हुआ जिसमें अपन मुद्रा की परिभाषा, उसकी प्रभाव, उसका महत्व, उसका क्षेत्र, उसका वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें अपन ने करी थी। ये आपका 3rd टॉपिक था। अब इस लेसन में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको लिखा देती हूँ, जो कि आप कंटिन्यू लिख लो। छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था तो बड़े क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रा जो मानवता के लिए, मुद्रा जो मानवता के लिए वरदान कम और अभिशाप, वरदान कम और अभिशाप ज़्यादा है, अभिशाप
ज़्यादा है। इस कथन का विवेचन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है आपका, मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? पढ़ा था ना अपन ने, मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहने का मतलब है कि मुद्रा का आविष्कार क्यों किया गया था? 4 कारण बताओ। बताए थे आपको। कौन से आएंगे इसमें? वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ आएगी, क्योंकि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। तो आपको बताना है कि मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी, 4 कारण बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है ये आपके, मुद्रा के प्राथमिक सहायक, जिसको क्या बोलते हैं? गौण भी बोलते हैं, या गौण व आकस्मिक व आकस्मिक कार्यों का वर्णन कीजिए। इसमें पहले आपको मुद्रा की परिभाषा देनी पड़ेगी, 2-3 अर्थशास्त्रियों के द्वारा बताया था। इसके बाद अपने को मुद्रा के कार्यों की इंडेक्स देनी पड़ेगी, और फिर उसको प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य और आकस्मिक कार्यों के अंतर्गत आपको बताना पड़ेगा। इस प्रकार ये बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रा का महत्व बताते हुए उसके दोष बताइए या उसकी कमियां बताइए। मुद्रा का महत्व बताते हुए उसकी कमियां बताइए। ये आपका ये क्वेश्चन था। इसके बाद छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको वो बताए थे, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, प्रतिनिधि मुद्रा, परिवर्तनशील मुद्रा, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु मुद्रा किसे कहते हैं? धातु मुद्रा किसे कहते हैं? इसके बाद आपका होगा, पत्र मुद्रा व जमा मुद्रा के बारे में बताइए। पत्र मुद्रा व जमा मुद्रा के बारे में बताइए। ये भी अपन ने किया था लेसन जब अपन कर रहे थे। जमा मुद्रा किसे कहते हैं? जो वह मुद्रा जो बैंकों में जमा कराई जाती है और व्यक्ति के मांगने पर वापस बैंकों के द्वारा लौटाई जाती है, वो जमा मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक जमा व अवधि जमा किसे कहते हैं? बैंक जमा व अवधि जमा। अवधि जमा क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इस प्रकार ये क्वेश्चन जब आप कर लोगे, इसका मतलब पूरा लेसन उसमें कवर हो गया है। क्वेश्चन कहीं से भी आओ, आपको जवाब देने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक किसे कहते हैं? छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, चेक किसे कहते हैं?
वह इसके प्रकार बताइए, वह इसके प्रकार, या ये कितने प्रकार का होता है, कुछ भी लिख सकते हो आप। इसके प्रकार बताइए। आपको बताया था वाहक चेक, आज्ञाकारी चेक, इसी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक मुद्रा वह हिसाब की मुद्रा, हिसाब की मुद्रा जिसमें सारे लेन देन होते हैं, जिसमें हिसाब किताब लिखा जाता है, वो हिसाब की मुद्रा कहलाती है। किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ये छोटा क्वेश्चन बनेगा कि वास्तविक मुद्रा व हिसाब की मुद्रा किसे कहते हैं। क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है, अपने को पूरा तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद मुद्रा किसे कहते हैं, वह ये कितने प्रकार की होती है। वेद नाम से स्पष्ट है, वेद मुद्रा किसे कहते हैं, वह यह कितने प्रकार की होती है। किसमें आएगा, कानूनी मान्यता के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया था उसमें आएगा आपका वेद मुद्रा के बारे में, और ये कितने प्रकार की होती है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐच्छिक मुद्रा किसे कहते हैं। ऐच्छिक मुद्रा किसे कहते हैं, वह उदाहरण बताओ, वह उदाहरण बताओ। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको पूरे लेसन में पढ़ा दिए हैं। मानक मुद्रा, प्रतीक मुद्रा के बारे में बताइए। मानक मुद्रा व प्रतीक मुद्रा के बारे में बताइए। ये भी आपका छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर किसी ने भी या सभी ने पूरे वीडियो देखे होंगे तो इनके आंसर देने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है पत्र मुद्रा पर, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। पत्र मुद्रा पर संक्षिप्त यानी शॉर्ट में विवेचन कीजिए, क्योंकि अभी चलन में ही क्या है, पत्र मुद्रा ही तो है। तो पत्र मुद्रा पर संक्षिप्त विवेचन कीजिए। इस प्रकार अपना मुद्रा वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, जिसमें आपके 14 क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, उसका अपने को सिस्टमेटिक ढंग से आंसर देना है और बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर देना है। नेक्स्ट क्लास में अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे। आपको मैंने अभी तक 3 टॉपिक पढ़ा दिए हैं, जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ाया था। इसके अलावा आपको मुद्रा वाला जो है, मुद्रा की अर्थव्यवस्था वाला, ये पढ़ा दिया, और इससे पहले मैंने आपको आय का वृत्ताकार प्रवाह पढ़ाया था। इन तीनों टॉपिक्स में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और अगर और भी कोई समस्या आ रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या वीडियो साफ़ नहीं आ रहा है, या आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है, तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू।